हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट के साथ साथ वेरी वेरी सिंपल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क कवर करता है। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही छोटा सा है। A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं चर्चा करने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की, जो बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई होता है जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, किसी हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च हुई है, उससे कंस्ट्रक्शन का उससे रिलेशन हो सकता है। फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिज, डैम, इन सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे AS7 के अंदर कवर किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि यदि आप कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हो तो उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये कहां पर लिखी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर। अब सवाल ये आता है कि सर प्रॉफिट की रिकॉग्नाइजेशन और रेवेन्यू की रिकॉग्नाइजेशन भी क्या इसके दायरे में आते? बोले यस, हां। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जब प्रॉफिट का एलिमेंट हो, चाहे कॉस्ट की बात हो, चाहे अकाउंटिंग की बात हो, सारे के सारे एलिमेंट और सारे के सारे फैक्टर कवर्ड अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अब क्या होता है, बेसिकली नोट नहीं करना है। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इस साल स्टार्ट हुए और इसी साल खत्म हो गए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन और प्रॉफिट का रिकॉग्नाइजेशन करना बहुत ही आसान है। सर कैसे? बोला कि देखिए, मान लो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो डिसाइड हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए में। ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। तो मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट का जो कि इस साल स्टार्ट हुआ था इस साल ही खत्म हो जाएगा, तो आप रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करोगे इस साल की? सर पूरी 10 लाख रुपए की रेवेन्यू इस साल की है। दूसरी तरफ यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कई सालों तक चलेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ये चल रहे हैं। अब समस्या ये है कि कॉन्ट्रैक्ट यहां हुआ है, मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया यहां पर 100 करोड़ रुपए का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी बेटा? 100 करोड़ की। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 5वें साल के एंड में। कहां कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा? 5वें साल के एंड में। तो क्या मैं रेवेन्यू ये मानूं कि 5वें साल के एंड में 100 करोड़ की रेवेन्यू होगी? आंसर है मेरा ना। क्या आप 4 साल तक लगातार ऐसे ही फ्री में काम करोगे बिना रेवेन्यू के सोच के? नहीं कर सकते। और प्रॉफिट का रिकॉग्नाइजेशन भी करना पड़ेगा। यहां पर AS7 बोलता है
कि आप इस साल कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे और कितना प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉग्नाइज करोगे, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट प्रत्येक साल का। यही बात हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है यदि कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके के हैं तो कितने रुपए का रेवेन्यू मानोगे, हर साल में कितने कितने की रेवेन्यू मानोगे और कितने कितने का प्रॉफिट मानोगे कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया। क्योंकि प्रॉफिट के बारे में भी नहीं कहा सकता कि भाई 5वें साल के देख लेना। मान लो आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट लगती है 5 साल के दौरान 80 करोड़ की, तो आप ये मान लो 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 5वें साल के एंड में हो गया, जो कि गलत है। क्योंकि काम तो सर्विस तो आपने 5 साल तक की है और जिस साल आपने काम किया है उस साल का रेवेन्यू भी आपका बनना चाहिए और उस साल का आपका प्रॉफिट भी बनना चाहिए। इस बात के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए क्या बना दिया, एक एएस डेवलप किया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया और बोला कि इसका रिकॉग्नाइजेशन एएस 7 के हिसाब से करिए। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई हो तो हम अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बेसिकली आपको समझा रहा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 तरीके के होंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल में ही खत्म हो गया और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1 साल से ज्यादा चलेंगे। उस केस के अंदर आप रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन और प्रॉफिट की रिकॉग्नाइजेशन कैसे करोगे, यही बात हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बताता है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? और यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो अब आप लिखना स्टार्ट करो और लिखने के साथ साथ फिर मैं आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। ठीक है, क्या AS7 का ग्राउंड समझ में आ गया कि AS7 क्यों और किसके लिए बनाया है? मेरी बात समझ में आती है? ठीक है बच्चा, हाँ ठीक है। चलो लिखो मेरे बच्चे, लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 और इसमें लिखोगे मीनिंग। मीनिंग मीनिंग लिखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स construction contract means any single contracts for कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स और ग्रुप्स ऑफ असेट्स which are to be constructed in sequence or they are interdependent on each other। इसको नोट करो, फिर मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखाया है। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मींस एनी कॉन्ट्रैक्ट। इस सिंगल को हटाओ, यहां से सिंगल को हटाओ बेटा, यहां से
ठीक है, सिंगल नहीं है। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, मेरी बात को ध्यान सुनना मेरे बच्चे, कंस्ट्रक्शन यानी कि ये क्या हो रहा है, बनाने का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है बनाने का और तोड़ने का, यानी कि बनाना और तोड़ना दोनों ही कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में इन्वॉल्व है। ऑफ असेट्स, किसी असेट्स का, ग्रुप्स ऑफ असेट्स, सिंगल असेट्स भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ असेट्स भी हो सकता है। जैसे कॉम्प्लेक्स, या मान लो मैंने 4 बिल्डिंग बनानी है और चारों बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, तो सिंगल असेट्स भी हो सकती है और आपके पास ग्रुप ऑफ असेट्स भी हो सकती है। इसके बाद विच आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन सीक्वेंस, वो लगातार कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इस साल बना ली, फिर मैं किसी दूसरी असेट से कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, फिर वहां से आया इसका दूसरा पार्ट बना दिया ना, ये असेट्स पूरी सीक्वेंस में खत्म होगी, यानी कि लगातार कई सालों तक चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। और ये असेट्स का कंस्ट्रक्शन तब तक खत्म नहीं हो जाएगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट से यहां पर कॉन्ट्रैक्टर नहीं जाएगा। आगे लिखा हुआ है और दे आर इंटरडिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स देखा है आपने, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट ही होती है, ठीक है। तो इसके कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जैसे ये राम है, ये राम है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। यानी कि इसको फ्लैट बनाने छोटे छोटे, ये है हाउस। तो ये तो हो गया सिंगल असेट्स, इसके क्या बोलते हैं बच्चे, क्या है, सिंगल असेट्स। ये भी इसके अंदर कवर है। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्टर राम। क्या बना दिया मैंने, मुझे ही समझ में नहीं आया, हटाओ इसे, नॉर्मली ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन करने का मिला है ये कॉम्प्लेक्स। इसमें ग्रुप ऑफ असेट्स है, या मान लो जैसे ये है, इसके बाद एक और है जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका मैनेजमेंट का ऑफिस और बना दिया इसने। इनको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट। और तीसरा, मान लो आप बना रहे हो सड़क और ये सड़क पे आ गया फ्लाईओवर,
ये क्या है मेरे बच्चे? फ्लाईओवर। ये लगातार चलेगा। अब इसमें क्या करें बताओ? ये रोड है, चलता ही रहेगा, सीक्वेंस है इसका, ठीक है। तो ये रोड से रिलेटेड भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर अंडर द AS7, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और ब्रिज। ये सारे के सारे जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं, इस तरीके के जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे AS7 में कवर होते हैं। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक कहानी? ठीक है, चलो अब आगे लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर डालो 2। This AS apply on contractor but does not apply on कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर यानी उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर ये AS अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी टू टाइप्स। पुराने AS के हिसाब से 3 तरीके के बोला जाता था, लेकिन होते तो पहले भी 2 ही थे, लेकिन बोला 3 जाता था। लेकिन अभी रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर 2 तरीके के छोड़े। 1 है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है। बोला कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स का मतलब ये होता है जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, उस दिन प्राइस डिसाइड हो जाती है कि भाई मैं 50 लाख में करूंगा काम, 60 लाख में करूंगा, 10 लाख में करूंगा, यानी पहले से डिसाइडेड प्राइस है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि मैं खर्चे जितने भी लगाऊंगा, जितना भी खर्चा आएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट पर, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मैं एक स्पेसिफाइड परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। जैसे मान लो आपके इस कंस्ट्रक्शन में 100 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती है और कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली मार्जिन 20% होता है, तो 100 करोड़ का 20% यानी कि 20 करोड़ रुपए, तो 120 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज
contracts under which consideration is not fixed, that is contract price equal to cost incurred plus specified परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी वो कॉस्ट में मार्जिन ऐड करने के बाद निकलेगा। लिखिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स under which consideration fixed at the time of contract date। जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस दिन फिक्स हो जाता है कि भाई हम इतने में काम करेंगे, इससे कम पर काम नहीं करेंगे। तो ये होते हैं आपके फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या सर क्वेश्चन में दोनों पढ़ने को मिलेंगे? बेसिकली फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं स्टडी मेट में, लेकिन फिर भी हम आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, स्टडी मेट में ना होने के बावजूद भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखो क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन कैसे किया जाएगा ये इसके हिसाब से देखिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी तो उस बात को समझने के लिए लिखो, रेवेन्यू ऑफ द ईयर। ईयर का रेवेन्यू कितना माना जाएगा? यहां लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, यहां तक नोट करो। हो गया? चलिए अब नीचे मुझे वर्किंग नोट बनाना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो कैसे निकलेगा और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो भी कैसे निकलेगा।
तो यहां पर लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए इसमें एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, कि भैया कितना खर्चा आपने कर दिया है जब तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एक्चुअल कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड अप टू कंप्लीशन। बात को समझाऊंगा, अभी नोट करो आप, और मल्टीप्लाई 100। देखिए नोट नहीं करना है, सुनना है मेरी बात। ये देखिए, मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। क्योंकि मैं रेवेन्यू की रिकॉग्नाइजेशन कर रहा हूं तो बेस रेवेन्यू को नहीं मान सकता, तो कंप्लीशन मुझे कॉस्ट को आधार बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं यहां पर रेवेन्यू निकाल रहा हूं तो रेवेन्यू को मैं बेस नहीं बना सकता, इसलिए मैं कॉस्ट को बेस बना रहा हूं। मान लीजिएगा पहले साल में आपने मान लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी आपकी 50 लाख, आपको बताना है कि इस साल की रेवेन्यू कितना मानूं 50 लाख में से। आपको बताना है कि दूसरे साल में रेवेन्यू कितनी मानूं मैं। आपको बताना है कि तीसरे साल में रेवेन्यू कितनी मानूं मैं। इस बात की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने ये देखा कि देखो पहले साल के एंड तक यानी यहां तक मैं खर्चा कर चुका हूं 10 लाख रुपए का, और यहां से लेकर के यहां तक यानी आने वाले 2 सालों में खर्चा और हो जाएगा 12 लाख रुपए का। तो टोटल एक्सपेक्टेड मेरा खर्चा कितना होने वाला है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर? सर 10 लाख ये, 12 लाख ये, 22 लाख का होने वाला है। तो मैं ऐसा कह दूं 22 लाख के खर्चे में से 10 लाख के खर्चे के बराबर का काम तो हो गया। दैट इज माई कंप्लीशन परसेंटेज। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट पर 22 लाख का खर्चा लगने की संभावना है, क्योंकि 10 लाख तो लग चुके हैं, 12 लाख और लगने की संभावना है। तो टोटल खर्चा कितना होगा इस प्रोजेक्ट पर? 22 लाख का। 22 लाख की टोटल कॉस्ट में से 10 लाख रुपए का खर्चा तो हो गया है, यानी इतने की बराबर का काम तो कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताओ ना कि कंप्लीशन कितना हो गया? सर 10 लाख के बराबर हो गया, टोटल 22 लाख लगने के चांसेस हैं। तो मुझे बताओ ना इतनी कॉस्ट का इतना कॉस्ट कंप्लीशन तो कितना हुआ? फटाफट से बताओ ना मुझे, जो भी आएगा। क्या मेरी बात यहां समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे चलो। क्या मुझे कुछ फॉर्मूले में समझाना है? नहीं। लिखिए आगे अब वर्किंग नोट नंबर 2।
वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच ईयर। क्योंकि आप कंप्लीशन के हिसाब से लोगे तो आप बताओगे कि भैया कितने का रेवेन्यू है आपका। तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे ईयर, जितने भी ईयर का है, 1 2 3। फिर देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी आपकी इनिशियल, कॉन्ट्रैक्ट डेट के दिन जो भी प्राइस थी आपकी, आप वो लिख दोगे। इसमें क्या ऐड करोगे, कुछ वेरिएशन की बात हुई थी पहले कि भैया कुछ प्राइस में वेरिएशन आया तो वो हम आपको दे देंगे, तो वो अमाउंट भी आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। हो सकता है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया, उसमें आपने कर दिया, तो हम आपको इंसेंटिव्स भी दे देंगे। तो ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद कुछ रिवेट भी हो सकती है, हाँ या ना, एस्केलेशन भी हो सकता है। एस्केलेशन क्या होता है, कॉस्टिंग में पढ़ने को मिलता है। जब कॉन्ट्रैक्ट की आप कॉस्टिंग पढ़ते हो तो वहां भी मिलने को मिलता है। एस्केलेशन का मतलब भाव बढ़ गए मटेरियल में, तो उतने का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और क्लेम्स, कुछ क्लेम्स भी हैं आपके, वो भी, और लेस कर दो यहां से पेनल्टी। यदि कुछ पेनल्टी चार्ज हुई है आप पर तो वो आपका नुकसान हो जाएगा और उतने के बराबर से आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम कर दिया जाएगा। ये है मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रेवेन्यू, सॉरी, रेवेन्यू फॉर ईच ईयर। एग्जाम्पल बताऊंगा तब समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा ये। बस अभी समझ लो कि कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी, लॉजिक भी दूंगा, अब टेंशन ना लीजिएगा। यहां तक नोट करो, और यहां तक नोट हो जाए तो फिर मुझे बताओ आगे। नोट करो बच्चों फटाफट से। नोट हो गया हो तो आगे चलें। पॉइंट नंबर 4 था,
चलिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिक्वायर्ड प्रॉफिट फॉर प्रोविजन। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाओगे और लिखोगे यहां पर क्या, ईयर, और इसमें लिखो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। यहां पर लिखोगे रेवेन्यू जो आपने ऊपर निकाला है, ध्यान रखना ऊपर आपने पॉइंट नंबर 4 के वर्किंग नोट नंबर 2 में जो वैल्यू निकाली वो आएगी साल बाई साल की। फिर लोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये है ए, ये है बी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो आपने निकाली है वर्किंग नोट नंबर 1 पॉइंट नंबर 4 के बीच में। इसके बाद निकलेगा पॉइंट नंबर सी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन फॉर द ईयर, कि प्रत्येक साल की रेवेन्यू कितनी कितनी रिकॉग्नाइज होगी, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करोगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। सर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ही तो बताया था, ये वाला बोला, ये वाला नहीं बताया था मैंने। ऊपर आओ एक बार, ये तो वर्किंग नोट था मेरे बच्चे। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि रेवेन्यू जो मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाली है, और कंप्लीशन परसेंटेज जो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई 1 जो आएगी वो आएगी आपकी रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन। मैंने अब देखो यही किया है, देखिए देख लो, ये रेवेन्यू है, ये कंप्लीशन है, इतनी रेवेन्यू है पूरे। यहां हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमारा इतना होगा, इतना काम कंप्लीट हो गया है। तो जितना काम कंप्लीट हो गया है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आप क्या कर लो, रेवेन्यू मान लो कि इस साल की इतनी रेवेन्यू हुई है। ठीक है, और यहां से अब आप लेस कर दो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ईयर, कि भैया आपके इस साल में कितनी खर्चा लग गया वो भी लेस कर दो।
यदि रेवेन्यू में से खर्चा लेस कर दोगे तो बताओ क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट टिल डेट। यहां तक का प्रॉफिट आ जाएगा। पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल 2 साल तक का प्रॉफिट, और तीसरे साल में तीसरे साल तक का प्रॉफिट। और फिर यहां से लेस कर दो क्या? यदि आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया है इन अर्लियर ईयर में, तो उसको यहां से हटा दो। जो निकल करके आएगा वो आएगा आपका करंट ईयर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, या निकल करके आएगा प्रोविजन। यदि वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके उसके बराबर का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ज्यादा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया है। और यदि बैलेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप ये प्रॉफिट मान लो कि इस साल हुआ है। इसको फटाफट से नोट करो आप लोग। नोट करो फटाफट से। और इसके साथ एक नीचे नोट डाल लो। नोट टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट एंड indirect cost। incurred on construction contract। और आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट नंबर 6, डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ AS7, कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर ईच ईयर। प्रत्येक साल का निकालना मेरे बच्चे अलग अलग। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन
कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइजेशन, फॉर ईच ईयर, एंड requirement of provisions, और लास्ट में है मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने तो एक ही लिखाया था, बोला होते हैं, एक मेथड और होता है जो टाइम के आधार पर होता है, बट आपको इसको डिस्क्लोज करना है, क्लियरली बताना है कि आपको क्या है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? यहां तक नोट करोगे? और अब इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल कराऊंगा, एक बिल्कुल सिंपल होगा और दूसरा थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। यदि दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो समझ लो आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 90% खत्म हो गया। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।